गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका ऑनलाइन रीडर्स में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th के हिस्ट्री। यह है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, कब, कहाँ और कैसे। आइए सबसे पहले कुछ कीवर्ड देख लेते हैं जो कि याद करने योग्य हैं। मध्यकालीन क्या है? तो मध्य का अर्थ है बीच के युग से संबंधित। भारतीय इतिहास में मध्यकाल 700 ईस्वी से 750 ईस्वी तक के समय को माना गया है। यह प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का समय है। प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच के समय को मध्यकालीन कहते हैं और 700 से 750 ईस्वी तक के समय को मध्यकाल माना गया है। आइए अगला कीवर्ड देखते हैं दोस्तों, मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र क्या है? सम्राटों द्वारा जारी किए गए सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाते हैं। घटनाओं का विवरण, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमानुसार लिखित विवरण, घटनाओं का विवरण। जाति क्या होता है? समान कुल या वंश के लोगों का समूह जाति होता है। पांडुलिपि, हस्तलिखित पुस्तक पांडुलिपि। राजा की आत्मकथा, किसी राजा द्वारा स्वयं के जीवन या अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखा गया विवरण राजा की आत्मकथा होती है। जीवनीकार या चरित्र लेखक, ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की कथा लिखता हो उसे जीवनीकार कहते हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के भूभाग शामिल हैं। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को भारतवर्ष कहा जाता था। विष्णु पुराण के अनुसार महासागर हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित देश भारतवर्ष है, क्योंकि यहाँ राजा भरत की संतति निवास करती है। भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था, किंतु इसे केवल उत्तर भारत के क्षेत्र में यानी हिमालय से पश्चिमी विंध्याचल तक फैली आर्यों की निवास भूमि ही सूचित होती है। यूनानियों ने भारत को इंडोस नाम दिया। 13वीं शताब्दी में मिन्हाज ए सिराज द्वारा रचित ऐतिहासिक विवरण में मोहम्मद गौरी के हिंदुस्तान विजय का उल्लेख किया गया है। हिंदुस्तान विजय का उल्लेख मोहम्मद गौरी का जो हिंदुस्तान विजय हुआ था उसका उल्लेख मिन्हाज ए सिराज द्वारा रचित ऐतिहासिक विवरण में लिखा गया है। अपने इस विवरण में उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों के लिए किया। प्रथम मुगल सम्राट बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया है। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उसने भारतीय उपमहाद्वीप में घटित घटनाओं, इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों तथा वनों और पशु पक्षियों का वर्णन किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भूभागों का इंडिया यानी भारत कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ये फिगर है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप का। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया श्रीलंका, ये हो गया हिंद महासागर। ये भारत की उपमहाद्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, आइए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार एक ही परिभाषिक शब्द का अर्थ अलग अलग कालों में अलग अलग है, अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषा।
आइए एक और शब्द विदेशी पर परिचय करते हैं। आज विदेशी शब्द का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो हमारे देश का नहीं है, किंतु मध्यकाल में किसी नगर अथवा कस्बे या गांव में किसी बाहरी नगर या कस्बे या ग्राम से आने वाले व्यक्ति को विदेशी या परदेशी कहते थे। दूसरे शब्दों में विदेशी व्यक्ति वह था जिसे किसी कार्य विशेष में रहने वाले लोग नहीं जानते थे। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग नहीं जानते थे। आइए मध्यकाल और काल विभाजन। प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का काल मध्यकाल नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इस दौरान भारतीयों की सोच और आचरण में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अतः 18वीं शताब्दी को मध्यकाल या मध्ययुग की शताब्दी मानते हैं। 8वीं शताब्दी को मध्ययुग मानते हैं। ये परिवर्तन या बदलाव अचानक किसी एक विशेष अवधि में नहीं हो गए। कुछ स्थानों पर कुछ परिवर्तन पहले दिखाई पड़े तो कुछ काफ़ी बाद में। ज़्यादातर बदलाव 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में मुगल साम्राज्य के पतन और ईस्ट इंडिया कंपनी के इस प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने के बाद प्रकट हुए। इस कारण मध्यकाल की समाप्ति 18वीं शताब्दी के मध्य में मानी जाती है। इस प्रकार भारत में मध्यकाल या मध्ययुग लगभग 1000 वर्षों तक चला। मध्यकाल लगभग 1000 वर्षों तक चला, जो कि 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं शताब्दी में समाप्त हुआ। भारत में 700 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक का काल मध्यकाल या मध्ययुग माना जाता है। मध्यकाल की कुछ विशेषताएं। इसे प्रारंभिक मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांटा गया है। 8वीं शताब्दी के आरंभ से 13वीं शताब्दी के मध्य तक का समय प्रारंभिक मध्यकाल माना जाता है। 13वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक का समय उत्तर मध्यकाल माना जाता है। मतलब मध्यकाल को 2 भाग में बांटा गया है। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच के प्रारंभिक मध्यकाल और 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच के समय को उत्तर मध्यकाल माना गया है। दूसरी विशेषता है भारतीय समाज या विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था इसी काल में। विदेशी संस्कृति का प्रभाव। इस काल के इतिहास को जानने के लिए अनेक स्रोत जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, शिलालेख, सिक्के और साहित्यिक स्रोत आदि हमें उपलब्ध हैं। दिल्ली सल्तनत के शासक व मुगल शासक भारत में बाहर से आए थे पर यहीं बस गए। आइए आगे देखते हैं प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। पुराने और नए धर्म। प्राचीन काल के आक्रमणकारियों जैसे कि यूनानियों ने भारतीय धर्मों, हिंदू या बौद्ध धर्मों को अपना लिया। यूनानियों ने हिंदू या बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेशभूषा को भी अपना लिया। किंतु मध्यकाल में भारत में आने वाले तुर्की, अफगानों या मुगलों ने भारत में बस जाने के बाद भी अपनी संस्कृति और अपने धर्म इस्लाम को नहीं छोड़ा। भारत में इस्लाम धर्म का काफ़ी प्रसार हुआ। भारत में एक नए संप्रदाय, सिख संप्रदाय का भी उदय हुआ। बाद में भारत में ईसाई धर्म का भी प्रसार हुआ। हिंदू धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु यह भारतीय समाज का आधार और भारत का एक प्रमुख धर्म बना रहा। सामाजिक संस्कृति।
पुराने और नए धर्मों को मानने वालों के बीच निरंतर संपर्क के कारण भारत में एक नई सामाजिक यानी मिलीजुली संस्कृति विकसित होने लगी। इसका प्रभाव भाषा, साहित्य, चित्रकला, साहित्य कला और मूर्तिकला पर पड़ा। यह अभी भी हमारी विरासत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या? तो सामाजिक संस्कृति। अस्थायी शांति क्या है? सल्तनत कालीन शासकों और महान मुगलों के शासनकाल में कई शताब्दियों तक भारत के एक बड़े भूभाग में स्थानीय शांति बनी रही। सूफीवाद और भक्ति आंदोलन। इस काल में मध्यकाल में भारत में दो प्रमुख धार्मिक आंदोलन शुरू हुए, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। इन आंदोलनों के फलस्वरूप भारत में हिंदू और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के बीच समरसता उत्पन्न हुई। इन दोनों धार्मिक आंदोलनों ने प्रेस, भाईचारा, सहिष्णुता और एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक हैं पर बल दिया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल के समान ही इस काल में भी हमारा समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था। अधिकांश जातियों में विवाह के बारे में अपने कुछ खास नियम थे तथा जाति के सदस्यों के स्वभाव, संस्कृति, परंपरा में समानता थी। इस काल में भी ग्राम पंचायतें लोगों के बीच उत्पन्न विवादों, झगड़ों आदि को सुलझाती थी और कर वसूलती थी। इस काल में महिलाओं की स्थिति पहले से और खराब हुई। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति पहले से और खराब हुई। बहुविवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा महिलाओं की हीन स्थिति को सूचित करती है। हमें इस काल में निडर राजपूत योद्धाओं के बारे में अनेक कथाएं मिलती है। राजपूत दो शब्द यानी राजन और पुत्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है राजकुमार यानी राजा का पुत्र। किंतु राजपूतों में केवल शासक वर्ग के लोग ही शामिल नहीं थे। इनमें हिंदू समाज के सभी योद्धा शामिल थे जो स्वयं को क्षेत्रीय समझते थे। इस काल में मराठों, सिखों, जाटों की भी स्थिति राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत हुई थी। राज परिवारों के सदस्य और अमीर व प्रभावशाली लोग काफ़ी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वे बहुत सुंदर महलों में रहते थे और महंगी पोशाक पहनते थे। अनेक अमीरों सरदारों को गुलामों को रखने का शौक था। वे गुलाम को अपनी इच्छा अनुसार खरीदते बेचते थे। राज परिवारों के लोग अपनी विलासिता के लिए आम जनता, किसानों, दस्तकारों और व्यापारियों से धन वसूलते थे। आम जनता अपने इलाके के सामंतों को भी कई तरह के कर देती थी। इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप में आलू, मिर्च, चाय, कुछ अन्य नई फसलें उगाई जाने लगी थी। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों ब्रिटिश सत्ता का उदय। राजा महाराजाओं के बाद ब्रिटिश सत्ता का उदय कैसे हुआ? अपने अपने पारिवारिक हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच, नीदरलैंडवासी को डच कहते हैं, भारतीय आए व्यापारिक हित के लिए भारत आए थे। अतः 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। ब्रिटिश सत्ता 18वीं शताब्दी में स्थापित हो गई। मध्यकाल से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत। इस काल में से संबंधित पर्याप्त ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं। इन स्रोतों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है: पुरातात्विक स्रोत,
अभिलेख व सिक्के और साहित्यिक स्रोत। पुरातत्वीय स्रोत। इस काल की जानकारी देने के लिए खुदाई से मिली वस्तुएं तो कम हैं, किंतु अनेक सुरक्षित स्मारक अभी तक मौजूद हैं, जिनसे हमें इस काल के संबंध में प्राप्त जानकारी मिलती है। इन स्मारकों में कुछ खास हैं: बृहदेश्वर मंदिर, कंदिरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क व सूर्य मंदिर, मस्जिदें जैसे कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जामा मस्जिद, किले जैसे लाल किले, आगरा का किला, चित्तौड़ का किला, मकबरे जैसे हुमायूं का मकबरा, सिकंदराबाद स्थित अकबर का मकबरा, आगरा स्थित ताजमहल महल जैसे जोधपुर, जैसलमेर स्थित महल तथा मीनारें जैसे दिल्ली स्थित कुतुब मीनार। अभिलेख एवं सिक्के भी मिले हैं। तो अभिलेख के अंतर्गत चट्टानों, पत्थरों और तांबे आदि धातुओं की प्लेटों पर खुदे हुए लेख शामिल हैं। इस काल के मंदिरों, किलों और महलों आदि के स्तंभों व दीवारों पर अभिलेख पाए गए हैं। इनसे हमें शासकों, उनकी नीतियों या विजय अभियानों, व्यापार, किसी घटना विशेष के सही समय या राज्य की संपन्नता आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख साहित्य स्रोत की तुलना में अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि धातुओं और पत्थरों पर खुदे होने के कारण इनमें हेर-फेर नहीं किया जा सकता है। इसलिए अभिलेख साहित्य स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता है, इसको सही अधिक माना गया है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं और अकबर द्वारा जारी किए गए सिक्के ये हैं। आइए आगे पढ़ते हैं हम। पुराने सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करने वाला शास्त्र मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो मुद्रा शास्त्र क्या कहलाता है? तो पुराने सिक्कों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करने वाला शास्त्र मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इस काल के शासकों ने सोना, चांदी दोनों धातुओं के सिक्के जारी किए। ये सिक्के पूरे भारत में पाए जाते हैं। सिक्कों से हमें किसी काल विशेष की घटित घटनाओं, राजाओं की आर्थिक स्थिति और उस काल के इतिहास क्रम का पता चलता है, जिस काल में इसे जारी किया गया। इस काल की कुछ पांडुलिपि प्राप्त हुई है, जिन पर लघु चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों का उद्देश्य विषय वस्तु को चित्रों के माध्यम से समझाना था। ये चित्र मध्यकाल में चित्रकला के विकास पर प्रकाश डालता है। मतलब चित्रकला का विकास मध्यकाल में हुआ। आइए आगे देखते हैं साहित्यिक स्रोत। प्रारंभिक मध्यकाल 8वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत में कागज का प्रचलन नहीं था। इस काल में लिखने का कार्य तार के पत्तों, भोजपत्र आदि पर किया जाता था। लिखने के लिए कागज का प्रयोग उत्तर मध्यकाल 13वीं से 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ। साहित्यिक स्रोतों में इन रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। राजाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, सरकारी अभिलेख, इतिवृत्त, धार्मिक पुस्तकें, इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और विदेशी यात्रियों के विवरण, ब्राह्मणों और अन्य लोगों द्वारा संस्कृत में लिखी गई पवित्र धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन जारी रहा, किंतु इस काल की अधिकांश कृतियां अरबी और फारसी भाषाओं में लिखी गई, जो आज भी उपलब्ध हैं। तो कागज और साहित्य का
शुरुआत 13वीं से 18वीं शताब्दी में हुआ था। उससे पहले लोग 8वीं से 13वीं शताब्दी में भोजपत्र पर या पत्ते पर, तार के पत्ते पर लिखा करते थे। आइए आगे पढ़ते हैं। राजाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथा। मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहा ए फिरोज शाही लिखी। फिरोज शाह तुगलक ने फतुहा ए फिरोज शाही लिखी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी तुजुक ए बाबरी नामक अपना स्मरण लिखा। इन पुस्तकों में हमें उस काल के बारे में अत्यधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई। तो फिरोज शाह तुगलक ने फतुहा ए फिरोज शाही लिखी अपनी आत्मकथा, और बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी लिखी। आगे पढ़ते हैं। सरकारी अभिलेख। अम्बेर, वर्तमान में जयपुर में को अम्बेर कहते हैं। जयपुर के राजपूत सरदारों ने अनेक दस्तावेजों को सुरक्षित रखा, जिनमें मुगल शासकों के साथ उनके पत्र व्यवहार, राजकीय घोषणा पत्र और शासन व्यवस्था संबंधित रिपोर्ट शामिल है। इतिवृत्त क्या है? जियाउद्दीन बरन 14वीं शताब्दी का इतिहासकार था। 14वीं शताब्दी का इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी 14वीं शताब्दी का इतिहासकार था। उसने एक इतिवृत्त लिखा, मतलब इतिहास की कथा लिखा, जिसमें बलबन के राज्यारोहण से शुरू होकर फिरोज शाह तुगलक की शासनकाल के आरंभिक वर्षों की घटना का वर्णन मिलता है। अबुल फजल का आईने अकबरी महान मुगल सम्राट अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी और चंद्रबरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो जैसी साहित्यिक कृतियाँ अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व की है। ये कृतियाँ प्रारंभिक मध्यकाल की स्थिति पर प्रकाश डालती है। आगे है दोस्तों, विदेशी यात्रियों के विवरण। मध्यकाल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। बेसिन से मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आए। भारत आए। उसने दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर स्थित पांड्य राज की स्थिति का अत्यधिक सजीव विवरण प्रस्तुत किया। वह वारंगल की यात्रा पर भी गए। उसने गुजरात के व्यापारियों की बहुत प्रशंसा की है। कौन? तो बेसिन के मार्को पोलो, जो कि 13वीं शताब्दी में आए थे। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। 1420 ईस्वी में इटली से भारत की यात्रा पर आए निकोलो कोंटी ने अपने वृत्तांत में विजयनगर के हिंदू साम्राज्य की काफ़ी प्रशंसा की है। कौन? तो निकोलो कोंटी ने। देश के अभिलेखागारों में पुरानी पांडुलिपियाँ, दस्तावेज, अभिलेख सुरक्षित रखे गए हैं। आइए अब आगे कुछ और देखते हैं। सबसे पहले है अरब देश। इस्लाम की स्थापना पैगंबर मोहम्मद द्वारा 7वीं शताब्दी के आरंभ में की गई। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा के नाम से जाने गए। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के बाद अबू बकर उनका उत्तराधिकारी बना। अबू बकर ने अरबों के बीच एकता स्थापित की। अबू बकर और
उसके उत्तराधिकारियों ने पश्चिमी एशिया के बड़े भूभाग सीरिया, जॉर्डन, इराक, तुर्की, फारस, मिस्र और संपूर्ण उत्तरी अफ्रीका पर अपना कब्जा कर लिया। अबू बकर ने वे स्पेन भी पहुँचे और इसके बाद उन्होंने दक्षिण फ्रांस पर आक्रमण किया, परंतु अरबों की विजय दीर्घकालीन नहीं रही और 732 ईस्वी में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। मध्यकाल में इस्लामी सभ्यता का एक प्रमुख सभ्यता बनकर उभरी। आइए पढ़ते हैं तुर्की आक्रमण। 10वीं शताब्दी के अंत तक तुर्की मध्य एशिया में काफ़ी शक्तिशाली बन चुके थे। महमूद गजनी एक तुर्की था जिसने 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण कौन किया था? महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था। उसकी एक बड़ी इच्छा भारत की संपदा को लूटना और जितना हो सके उतना धन गजनी ले जाने की थी। उसके बाद गजनी के एक दूसरे सुल्तान मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसने सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर कब्जा किया। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर कब्जा किया मोहम्मद गौरी ने, और उससे पहले महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। तुर्की ने ही भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित की। तुर्की ने ही भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित की, न कि अकबर ने। अरबों ने मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं की, तुर्की ने भारत पर मुस्लिम सत्ता स्थापित की। मध्यकालीन यूरोप। सम्राट सालमैग्ने का शासनकाल 771 ईस्वी से 814 ईस्वी तक रहा। सम्राट सालमैग्ने का शासनकाल 771 ईस्वी से 814 ईस्वी तक रहा। उसका साम्राज्य अत्यधिक विशाल था, जिसमें आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम तथा जर्मनी और इटली के हिस्से शामिल थे। अरबों ने पहले ही स्पेन को जीत लिया और दक्षिण फ्रांस को भी भयभीत कर रखा था। इस काल में लोगों के जीवन पर धर्म का बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ा। रोम कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च पदाधिकारी पोप था। रोम कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च पदाधिकारी पोप था। अन्य देशों के ईसाई धर्माध्यक्ष स्वयं को पोप के ही प्रतिनिधित्व मानते थे। चर्च के पास काफ़ी अधिक भूमि और संपत्ति थी। 1076 ईस्वी में तुर्कों ने पवित्र शहर जेरूसलम पर अपना कब्जा किया। 1076 ईस्वी में तुर्कों ने जेरूसलम पर कब्जा किया। पोप ने यूरोप के शासकों और जनता से पवित्र शहर की रक्षा करने का आह्वान किया। यूरोप की जनता से इस पर 1059 ईस्वी में धर्म युद्धों की शुरुआत हुई। 1096 ईस्वी में धर्म युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पाठ का सार सुनते हैं। अभी तक आपने मध्यकालीन में क्या क्या हुआ उसका संक्षेप में समझे। आगे से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का था मध्यकाल का। तो इस पाठ का सार क्या था, तो आइए समझते हैं। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का समय माना जाता है। 8वीं से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का मध्यकाल में तुर्की आक्रमणकारी अपने साथ अपना धर्म और अपनी संस्कृति लेकर भारत आए। तुर्की आक्रमणकारी ने हमें मध्यकाल के बारे में
जानकारी अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसमें से पुरातत्वीय, अभिलेखीय और मुद्रा शास्त्रीय और साहित्यिक स्रोत शामिल हैं। मध्यकाल में इस्लामी सभ्यता एक प्रमुख सभ्यता थी। इस्लामी सभ्यता एक प्रमुख सभ्यता थी मध्यकाल में। और भारत में तुर्की आक्रमणकारियों ने मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। नौ की अरबों ने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना तुर्की ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहला चैप्टर और आगे कल हम इसका नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और हमारे इस चैनल ऑनलाइन रीडर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे के बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें। थैंक यू।